विद्यार्थी मित्रों, गद्याचार अकेली कहानी के बारे में हमने अगले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम आगे कहानी को पढ़ेंगे और समझ प्राप्त करेंगे। इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय खोआ मंगवा कर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज बद उठ जाती, यानी कि इज्जत हमारी चली जाती। तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल उनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली आती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूँ तो मैं कहीं जाऊँ आऊँ सो ही उन्हें नहीं सुहाता, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। और फिर कल किशोरी से यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कह दूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा। वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूँ बैठी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें कौन समझावे। कहने लगे तो जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बोछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले, यानी कि फिर वो रोने लगे। जो घटना घटित हुई थी उसका स्मरण हो जाता है तो सोमा बुआ फिर से रोने लगती हैं। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने के तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, मन पर तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो वे कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं। उन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ताड़ कर बैठ जाऊँ तो कैसे चले, यानी कि सबसे रिश्ते में भी तोड़ लूँ तो कैसे बने। मैं तो उनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है मैं भी तो अंत समय में भी साथ ही रखो। यानी कि जब उन्होंने पल्ला पकड़ ही लिया है तो वो कहती हैं कि तुम्हें मुझे साथ रखना ही होगा। कि मुहावरे के लिए भी उसका प्रयोग होता है कि पल्ला पकड़ना, यानी कि सहारा पाने के लिए किसी को पकड़ना। तो वो कहती हैं सो तो उनसे होता नहीं, यानी कि वो तो वो कर नहीं पाते। सारा धर्म कर्म यही लुटेंगे, सारा जस यहीं बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आओ जाओ वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फुट फुट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वो तो इसीलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तो चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी नहीं जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलावे भी सिर के बल जाऊँ। मेरा अपना हरखू होता और उनके साथ उनके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे से के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल आज हरखू नहीं है। इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और ये हिचकियाँ लेने लगी। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले आ गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ बुनकर लाती हूँ, यानी कि सेक कर लाती हूँ, खाकर
बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कुछ सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी कि यहाँ ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यही आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी तो संबंधी है। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। संबंधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी, यानी प्रसन्न होकर बोल पड़ी कि सन्यासी जी की मौन अपेक्षा से उनका मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन यह भी सुन आई कि उनके संबंधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब रौनक शौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा भी आए या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए। उसके बाद से तो कोई संबंधी ही नहीं रखा। रखे भी कौन। यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उसके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता। तुम तो सबनी ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़ी ही टूट जाता है। दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। अर्थात उसके शब्द पहले समझ लेते हैं कि पंगत यानी एक साथ भोजन करने वालों की पंक्ति, अपेक्षा यानी उदासीनता, रौनक यानी चमक दमक, बेमर्द यानी जिसका पति उसके साथ न हो वह, शब्द समूह के लिए एक शब्द, कड़वे बोल यानी कटुवचन, रिश्तेदार यानी जो किसी रिश्ते से जुड़े हो वह। तो कहने का मतलब पूरे पेज पे वो कहानीकार जो है मनु भंडारी वो कहते हैं कि सोमा बुआ के जो पति सन्यासी 11 महीने से हरिद्वार में थे। उन्हें दीन दुनिया रिश्ते नातों से कुछ लेना देना नहीं है। वे हर साल 1 महीने के लिए अपनी पत्नी सोमा बुआ के पास आकर ठहरते हैं। उस महीने के लिए वो वहाँ आते हैं तो महीने भर के लिए आने पर भी अक्सर सोमा बुआ के साथ उनकी कहासुनी होती रहती है। वे सोमा बुआ से कोई स्नेह नहीं रखते। उनके आने पर सोमा बुआ को पास पड़ोस में घूमना और फिरने और किसी से मिलना जुलना बंद हो जाता है। बुआ उनके मुंह से 2 मीठे बोल सुनने के लिए तरस जाती हैं। सन्यासी जी को सोमा बुआ को बिना बुलाए किसी के घर जाना या कार्यक्रम में पहुंच जाना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो उनकी बिगड़ते रहते थे। एक दिन सोमा बुआ खुश होकर ये समाचार लेकर आती हैं कि उनके देवर जी के ससुराल वाले जो हैं उनका किसी बेटे का संबंध भागीरथ जी के यहाँ पे होने वाला है और वह लोग यहाँ आकर ब्याह करने वाले हैं और पूरी बिरादरी को यानी कि पूरे समाज के लोगों को वहाँ पे दावत दी जाएगी, यानी खाने का न्योता जो दिया जाएगा। सब लोग इकट्ठे हो गए। मगर वो कहती है कि देवर जी को मरे 25 साल हो गए, उनसे संबंध कौन रखता, और अगर कोई रखता तो वो भी मर्दों का काम है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द ठहरी, यानी कि बिना पति की ही हो गई हूँ। तो हमारा संबंध कैसे बना रहता। फिर भी वो कहती है कि वहाँ का बुलावा आए या ना भी आए, तब वह बड़ी बहू जो है वो दाल पिसती हुई कहती है कि तुम्हारा नाम लिस्ट में था। अब आगे तो वो तुरंत ये शब्द सुनते ही कहती है, बुआ नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननंद बोली। बैठी ही बैठी 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि
क्या जाने आजकल के फैशनों में पुराने संबंधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधी राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती ही कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। संबंधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी। तू ही बता दे क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं। 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज़? मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले आना। बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखो पहले के रुपये कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़े की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसका ताला खोला। इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली। बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई। रईस संबंधियों के घर में इतने से रुपये से बिंदी भी नहीं लगेगी। इनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के साथ भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली। और बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल थी। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरी कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती हैं जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेने देने का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, संबंधियों का मामला ठहरा 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊँ? नहीं नहीं, इससे तो न जाओ सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आए या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हाल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मेरे तो संबंध भी तोड़ लिया, मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तो यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और कुछ ठीक समझे खरीद लेना। बस शोभा रह जाए इतना जाल रखना, यानी कि ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी। एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की बद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। एक संबंधियों के यहाँ जाना ही है, जेवर नहीं है तो कम से कम
कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़िया के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देकर पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोच कर कि जब वे ये सब दे देगी तो उनकी सभी पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। आइए अब कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। मिन्नत यानी विनंती, मटमेली यानी कि मिट्टी के रंग की, अव्यक्त यानी कि जिसका वर्णन न किया जा सके, पुलकित यानी गदगद, मिलनशरीता यानी अच्छी तरह मिलने जुलने का। शब्द समूह के लिए एक शब्द आंचल यानी साड़ी का सामने वाला शोर, रेजगारी यानी इक्कनी दुक्कनी आदि के सिक्के। तो अब यहाँ पे सोमा बुआ जो है वो देवर जी के संबंधियों के यहाँ पे जाने से किन किन तैयारियों करती है, इनका वर्णन किया है उन्होंने कि सोमा बुआ जो है वो पड़ोसन के यहाँ पे सलाह करती हुई नई फैशन में लड़की को क्या दिया जाए। फिर से राधा पर वो छोड़ देती हैं। ठीक लगे वो लेकर आना, उपहार के रूप में वो लाकर उनको दे देगी। फिर वो कहती हैं कि वो तो संबंधी जो है वो तो पैसा वाले हैं, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए कि जिसकी उनको शोभा दे। तो सोमा बुआ के पास वो पैसा लेने के लिए जाती है। तो सोमा बुआ पैसा जो है उनके पास से कुछ कम निकलता है। तो उनके पास जो अपने हरखू की आखिरी जो निशानी थी यानी कि जो अंगूठी थी वो उस पर उसकी नज़र पड़ती है। तो कुछ रुपये और अंगूठी जो है वो राधा को ला कर दे देती हैं और उन्हें कहती कि उसको बेचकर जो तुम्हें ठीक लगे वही चीज़ खरीद कर ले आना। बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी इज्जत न चली जाए। और फिर इसके बाद उनकी नज़र जो है अपनी मटमैली चूड़ियों पर पड़ती है। तो वो नई चूड़ियों खरीदने में जुट जाती हैं। मगर तब उनको ऐसा लगता है कि लोगों की लज्जा के बारे वो थोड़ी शर्मा जाती है और उसे खरीदने की हिचकिचाती हैं। मगर इन परिस्थितियों पे वो विजय पाकर वो पिछले के दरवाजे से कुछ चूड़ियाँ खरीद कर अपने हाथों में पहन तो लेती हैं, मगर पूरा दिन अपने हाथों को साड़ी से ढककर फिरती हैं। फिर इसके बाद उपहार का सामान राधा ला कर देती है, यानी कि अंगूठी बेचकर चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज का एक कपड़ा लाकर सोमा बुआ को दे देती हैं। तो वो बहुत ही बड़ी खुश हो जाती है और वह देखकर अंगूठी बेचने का जो उनको गम था उसे भी वो भूल जाती है। जब वो मन ही मन समझने लगती है कि इन चीज़ों को अगर मैं लेकर जाकर संबंधियों को दे दूंगी तो संबंधीदार जो है वो अपने मिलनसार स्वभाव की जो है उसको देखकर वो बहुत बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। इतने साल हो जाने के बावजूद भी वो हमें भूले नहीं हैं। अब आगे दूसरे दिन 9 बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं यानी कि अच्छी नहीं लगी। फिर उधर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती हैं तो बड़ी आब रहती हैं, चमक दमक रहती हैं, इसमें तो चमक आई ही नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मोड़ दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नई फैशन वाले की मत पूछो, एन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मोड़ लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिया का एक छोटा सा मेज पोच निकाला।
थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चल जाऊंगी। अरे यह पड़ोस वाले की नंदहा अपनी आंखों से बुलावे को लिस्ट में नाम देख कर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं। शहर वालों को बुलावेंगे और संबंधियों को नहीं बुलावेंगे क्या। 3 बजे के करीब बुआ तो अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, कहीं नहीं बुआ। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा। क्या कहा, 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 ही हैं। और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अभ्रक चिटका हुआ था। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह कर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। रात 7 बजे के गुगल के में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह की एक छायामूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो। आज खाना नहीं बनेगा क्या। रात 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा, 7 बज गए। फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने में जुट गई। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। आब यानी आभा, चमक, दमक। बावरी यानी पगली, मूर्ख। अबरक एक धातु जिसकी तह चमकीली होती है। संयत यानी मर्यादित। बुझादिल यानी उत्साह, मंद पड़ जाना। तो यहाँ पे कहानी के अंत की ओर बढ़ते हुए बड़े दिल से वो तैयारी कर रही थी सोमा बुआ, मगर अपने संबंधियों के यहाँ का बुलावा जो है वो आने के इंतज़ार में थी। उनके पति उनको बार बार चेतावनी देते रहते थे कि बिना बुलावे तुमको जाना नहीं है। तब वो उसे समझाते हुए कहती है कि क्या मैं पगली हूँ कि बिना बुलाए ही वहाँ चली जाऊँगी। तब सोमा बुआ इधर उधर छत पे चढ़कर घूमने में जुड़ जाती है। तब उसके पति जो है यानी कि राधा जो है उसे कहती है कि क्या बुआ अभी तक तुम नहीं गई। तो वो कहती है कि बुलावा तो मुहूर्त तो 5 बजे का है, 4 बजे तक चली जाऊंगी। फिर वो एक गली में आकर खड़ी रह जाती है। वहाँ से खड़ी होकर वो सभी चीज़ों को देखती रहती। गली में कोई आने जाने की दिखाई देता है तो उसका मन पुलकित हो जाता है। फिर भी उनके यहाँ पे बुलावा नहीं आता। शाम के 7 बज जाते हैं। तब राधा उसे देखती है। तब उसे थोड़े भरे हुए स्वर से कहती है कि क्या बुआ आज खाना नहीं पकेगा क्या। तब उसे पता चलता है कि 7 बज गया। तब वो अपने ही मन में पूछने लगती है कि कैसे 7 बज सकते हैं, बुलावा कैसे नहीं आ सकता। फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि क्या खाना और क्या पकाना, अभी 2 जनों का खाना पकाना है, अभी मैं बना लेती हूँ। और फिर जाकर वो सब सामान इकट्ठा करके रख कर अंगूठी जलाने में
जुट जाती है। अर्थात पूरी कहानी की जो निष्कर्ष जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि पति पत्नी सुख दुख के सहचर होते हैं, पर बुआ की व्यथा यह है कि जिसके साथ वह निज दुख को बांट सके वही उन्हें दुखी कर देता है, यानी कि उनका पति उन्हें बार बार दुखी करता रहता है। सन्यासी पति की उपस्थिति में उनकी जीवन गति का निषेध हो जाता है। उसका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता है, अर्थात जिंदगी ठहर कर सन्यासी जी के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाती हैं। सामाजिकता से कट जाना और पति का संग साथ भी न मिल पाना दुखी और अकेली सोमा बुआ के लिए बोझिल बन जाता है। लेकिन सन्यासी जी को बुआ के दुख से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि किसी बात पर ताने मारकर वे उन्हें नियंत्रित करने का प्रयत्न भी करते रहते हैं। पति के जाते ही सोमा बुआ की दिनचर्या का यह रुका बांध फूट जाता है और आस पड़ोस के सुख दुख में शामिल होकर अपना जीवन काटने की कोशिश में वो जुट जाती हैं। दूसरा पति संग को पुत्र वियोग दोनों को भुलाने का उपाय भी बुआ के पास अपने श्रम के बल पर समाज में शामिल होने का प्रयत्न में छुपा रहता है। इसीलिए बुआ किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करती, बिन बुलावे ही वो किसी के यहाँ बड़ी मर्म पहुँच जाती है। वो बड़ा मर्म भेदक है। बुलावा न भेजने पर वे पड़ोस को माफ़ कर देती है, और उपाय भी क्या है, यह माफ़ कर देना एक तरह से स्वयं को दिलासा देने जैसी बात हुई। इस दिलासे में भी अपनापन की भावना को वो खोजती रहती हैं। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मेहमान करके कैसे बैठ जाती। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। आज हरखू नहीं है, अगर जो हरखू होता तो उनके घर पे काम होता तो क्या मैं बुलावे की राह देखती। इस तरीके से दूसरे के घर में देख रेख मन कर भरमाती रहती हैं। लाख उपेक्षा के बावजूद वह पास पड़ोस के ही यहाँ बुआ के जाने का सहारा पति के संग साथ और फिर पति के जाते ही सोमा बुआ की दिनचर्या जो है वो एकदम उलझने में यानी कि स्वतंत्र हो जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि पति की दुनिया समानांतर यानी कि संसार है, जिससे पति की जगह नहीं है, परंतु गृहिणी धर्म से उनकी जरा भी लापरवाही सन्यासी जी को बर्दाश्त नहीं है। वे बैरागी जरूर हैं, पर खासे दुनियादार भी हैं। समाज को अच्छी तरह समझते तो हैं। वह मनुष्य के सुख दुख में शामिल नहीं होना चाहते, बल्कि संन्यास लेकर पुत्र सुख से उत्पन्न यथार्थ की समस्याओं से भागते ही हैं। अपने दुख को तो वो संन्यास में महिमा मंडित करके जी रहे हैं, और सोमा बुआ का दुख उनकी परिस्थितियों को सांत्वना देने में कोई एक भी शब्द नहीं बोलते। इस तरह घर और समाज दोनों तरफ से बुआ के हिस्से में अकेलापन ही झलकता है। सोमा बुआ तो अपने बेटे को खो चुकी है, अपने पति द्वारा त्यागी गई है। ऐसी स्थिति में वो समाज उन्हें बार बार तिरस्कार करता रहता है। फिर भी बुआ के भीतर गहरे पड़े दुख में भी सांस लेने की इच्छा, जीवन का उत्साह, उमंग, इच्छाएं सब दबाव पड़ा है। उनमें कुछ देर को अपना दुख भूलकर दूसरों के सुख में प्रसन्न हो जाती है और सामर्थ्य रखती हैं कि वह सन्यासी जी नहीं है। स्त्रीत्व, मातृत्व और पतित्व से वो अलग हैं। बुआ का लाल हरी चूड़ियों के बंद पहनकर शादी में जाने की जो तैयारी है के लिए मन ही मन उत्साहित होना, साड़ी पीले रंग में रंगना, शादी में दिए जाने वाले सामान की तैयारी करना आदि उनके भीतर की स्त्री से स्त्रीत्व को परिचित कराता है। जो सारे दुखों, उपेक्षाओं और तिरस्कार के बावजूद स्त्री हैं और विवाह में शामिल होने की अपनी बेहद सामान्य सी हुलस को वो रोक नहीं पाती हैं। अर्थात पूरी कहानी का निष्कर्ष कुछ इस तरीके से बनता है कि इस कहानी में हुआ एक ऐसा चरित्र है कि जो सामाजिक संबंधों को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज भी उनके मन में परंपरागत अधिकार को बनाए रखने का मोह रहता है, जिसके लिए वह अपने को गाँव वालों से जोड़ रखती हैं।
कहानी में मन्नू जी ने आधुनिक परिवेश में व्यक्तित्ववादी और उपयोगितावादी को प्रस्तुत किया है। आज पारंपरिक शब्दों में जैसे दरार सी पड़ गई है, विशेषतः दीन और दुखी लोगों के साथ कोई अपना रिश्ता बनाए रखना नहीं चाहता। व्यक्ति का एकाकीपन आधुनिक समाज का एक शाप है और ये अकेली शीर्षक इससे उचित ठहरता है। धन्यवाद।